integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। अपन आरसीसी डिजाइन देख रहे थे। आरसीसी डिजाइन में अपन ने पिछले लेक्चर तक अपन ने देखो आईएस कोड प्रोविजंस फॉर डिजाइन ऑफ बीम्स देखी थी। ठीक है, आज हमारे लेक्चर में अपन डिजाइन ऑफ स्लैब देखने वाले हैं। स्लैब के कोडल प्रोविजंस देखेंगे, ठीक है, स्लैब के टाइप्स देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे स्लैब्स के ऊपर। ठीक है, अब बेसिकली आज वाला लेक्चर सिर्फ और सिर्फ स्लैब के ऊपर है। अपन ने क्या क्या कर लिया, देखो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर, अपन ने सिर्फ और सिर्फ अभी तक सिर्फ ऑफ क्या फ्लेक्चर मेंबर्स की डिजाइन देखी है। फ्लेक्चर मेंबर में बीम और आज स्लैब। ठीक है, आज यहाँ इस लेक्चर के बाद अपना पूरा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब उसमें अपन ने देखो शियर बी और टॉर्शन दोनों मिक्स पढ़ा है। शियर बी, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर, और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अपन ने टॉर्शन और फ्लेक्चर, ये तीन अभी तक कर लिया। एक सिर्फ और सिर्फ एक क्या बाकी है, कंप्रेशन वाला बाकी है। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन जब कॉलम्स पढ़ेंगे तब अपन पूरा कंप्रेशन मेंबर की डिजाइन पूरा का पूरा अपन कंप्रेशन मेंबर की तरफ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज वाले लेक्चर में अपन क्या देखने वाले हैं, डिजाइन ऑफ स्लैब्स। जैसे अपन ने बीम्स पे प्रोविजंस देखे थे ना पिछले लेक्चर में, आईएस कोड प्रोविजंस, वैसे की वैसे ही आज अपन स्लैब्स के बारे में भी देखेंगे। स्लैब्स की कैसा कैसा डिजाइन होता है। देखो अपन को फिर बात है, डिजाइन में नहीं चलना है, अपन को पूरा डिजाइन नहीं करना है, क्योंकि अपन किस लेवल में पढ़ रहे हैं, अपन जूनियर इंजीनियर लेवल में पढ़ रहे हैं। अपने को सिर्फ ऑब्जेक्टिव से मतलब है, अपने को डिजाइन स्लैब की डिजाइन के अंदर नहीं जाना है। कैसे होती है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, किस स्लैब के लिए कैसे डिजाइन करते हैं, किस में क्या प्रोविजन कोड लेते हैं, किस में कैसे हमारे कैसे बेंडिंग मूवमेंट्स आते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। ओके, तो चलो अपन अब स्लैब स्टार्ट कर रहे हैं। अब बेसिकली जो स्लैब है, स्लैब किस काम आता है भाई। अपन ने ये बिल्डिंग बनाई, ठीक है, ये मान लो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, ये हमारे क्या है, कॉलम्स, ये कॉलम्स, ये कॉलम्स है, और ये क्या है, हमारी बीम्स है। ठीक है, तो बताओ अब हमें क्या चाहिए भाई। अपन ने फ्रेम तो बना दिया, अपन ने कॉलम और अपन ने बीम का फ्रेम तो बना लिया। अब हमें फ्लोर चाहिए, फ्लोर तो चाहिए ना जिसपे अपन हमारा काम कर सके। अब हमें फ्लोर चाहिए, तो फ्लोर के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं हम, स्लैब्स प्रोवाइड करते हैं। पहली बात कि हमें ये जो रूफ है, पहली बात एक तो रूफ, और जो हमारे बीच वाले फ्लोर्स हैं, और ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक सारे जितने भी फ्लोर्स हैं n नंबर तक, और रूफ भी, तो रूफ प्लस जितने भी फ्लोर्स है, हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, स्लैब बनाना पड़ेगा भाई। बीम और कॉलम से मतलब काम थोड़ी आएगा। जहां हम काम करेंगे, जहां हम रहेंगे, वहां क्या चाहिए हमें, मूवमेंट के लिए फ्लोर चाहिए, और फ्लोर बनाने के लिए अपन क्या बनाएंगे, स्लैब बनाएंगे। दिखती बात है। उसके बाद फिर अपन फिनिशेस और फ्लोरिंग वगैरह वो सब अलग चीज है। ठीक है, मेन बेसिकली जो कंपोनेंट है स्ट्रक्चर का, हमारा कंपोनेंट है वो क्या होगा, हमारा फ्लोर के लिए स्लैब होगा। ठीक है, रूफ के लिए भी हम स्लैब कहेंगे। जैसे अपन कहते हैं ना छत डल गई, तो वो छत क्या है, हम स्लैब डालते हैं, स्लैब को कास्ट करते हैं। ओके, और ये जो स्लैब है वो वही वापस किसकी, फ्लेक्चर मेंबर। ठीक है, हमें जो इसमें प्राइमरली जो हमारा डिजाइन आर्ट है वो हमारा क्या है, मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से जिसमें बेंडिंग आती है स्लैब्स में, तो हमें एज अ फ्लेक्चर मेंबर डिजाइन करते हैं स्लैब का। ये सबको पता है। ठीक है, जनरल। अब मैं बात करता हूं सर टाइप्स ऑफ स्लैब्स की। ठीक है, देखो स्लैब्स है तो दिखती बात है एक तरीके का तो होगा नहीं, हर चीज में कोई भी मेंबर होता है उसका कोई टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो स्लैब है वो तीन तरीके का होता है। ठीक है, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब्स और फ्लैट स्लैब्स, फ्लैट स्लैब्स। ठीक है, देखो अपने सिलेबस में बेसिकली वन वे स्लैब और टू वे स्लैब से ज्यादा बहुत क्वेश्चन आते हैं, सारे इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। इससे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, पर इसको अपन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे सवाल ऐसा आता है जो कोई नहीं कर पाता। ठीक है, अपन को ये भी करना है, फ्लैट स्लैब को छोड़ना नहीं है। अधिकतर बच्चे सिर्फ और सिर्फ वन वे और टू वे स्लैब पढ़ के चले जाते हैं। इसके बारे में जितना अपने को नेसेसरी है अपन उतना ही पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चन आते हैं अपन वैसे ही देखेंगे, बट अपन को देखना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ओके, तो बात बताते हो कि देखो वन वे स्लैब, टू वे स्लैब्स और फ्लैट स्लैब, ये बेसिकली तीन तरीके का अपना स्लैब होता है। और भी होते हैं रिब्ड स्लैब वगैरह, पर अपने इंपॉर्टेंट ये तीन ही है। ओके, इसमें भी ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। अब बात करता हूं कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहली बात तो वन वे स्लैब है क्या, जैसे मान लो मेरा ये एक स्लैब है। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ये अगर क्या है, वन वे स्लैब है तो एक ही साइड पे सपोर्ट होगा। एक ही साइड मतलब एक ही डायरेक्शन में सपोर्ट होगा, दो साइड्स पे सपोर्टेड या एक डायरेक्शन में। ठीक है, और जो टू वे स्लैब होगा, टू वे स्लैब होता है वो चारों साइड पर
सपोर्टेड होता है, चारों साइड्स मतलब चारों साइड सपोर्टेड है। ठीक है, इसका आपको डायग्राम भी अभी पिक्चर में आने वाला है। देखो ढंग से फोटो देखो इन सब की। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पर एक फोटो आ रहा है वन वे स्लैब का, दिख रहा है बिल्कुल। अब वन वे स्लैब के देखो सिर्फ और सिर्फ एक दो अपोजिट साइड के नीचे सपोर्ट लगा हुआ है, ये कॉलम लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो मान लो ये ऐसे है, ये कॉलम्स हैं, सिर्फ और सिर्फ किस साइड है, इसी साइड है, ये पूरा सपोर्टेड है। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे यूनि डायरेक्शन। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हमारा सपोर्ट है वन वे स्लैब। और टू वे स्लैब के लिए देखो चारों साइड सपोर्टेड है, दिख रही है फोटो में, दिख रही है। ठीक है, देखो चारों साइड, मतलब अगर मेरा स्लैब कुछ ऐसा है यूं, ये चारों कॉर्नर और ये पूरा पूरा ऐसे सपोर्टेड है। ठीक है, ये यूं, ये भी सपोर्टेड, ये पूरा भी सपोर्टेड। पहला डिफरेंस तो ये हो गया वन वे और टू वे स्लैब में, आपको एकदम क्लियर हो गया। आगे डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, बेसिक तो ये चीज है। अब बात आती है सर फ्लैट स्लैब क्या होता है। जो फ्लैट स्लैब होते हैं, अब पहली बात, ये जो स्लैब है ना, ये दोनों स्लैब ये बीम के ऊपर कास्ट होते हैं। ठीक है, बीम के ऊपर यानी इसके नीचे बीम्स होती हैं पहले, फिर बीम्स के ऊपर अपन स्लैब को कास्ट करते हैं। क्लियर। पर ये जो फ्लैट स्लैब्स होते हैं, फ्लैट स्लैब्स हमारे डायरेक्टली कॉलम, ओनली फॉर ओनली कॉलम से ही सपोर्टेड है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस मान लो, ये भी इधर भी कंटिन्यूअस मान लो, इस साइड और इस साइड। ठीक है, डायरेक्टली सपोर्टेड ऑन अ कॉलम, वो हमारा कहलाएगा फ्लैट स्लैब। अब देखो यहाँ नीचे बीम नहीं है, अपन ने देखा था ना जो मल्टी स्टोरी बीम, वहां पे पहले बीम्स भी थी, कॉलम्स था, और बीम्स के ऊपर अपन ने स्लैब कास्ट किया था। अब ये क्या है, डायरेक्ट कॉलम के साथ में अपन स्लैब कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, बीच में कोई बीम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्लैब है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा फ्लैट, सॉरी हाँ, फ्लैट स्लैब। और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी यही आया हुआ है, एसएससी में 3 से 4 बार सवाल आया हुआ है फ्लैट स्लैब के ऊपर। फ्लैट स्लैब क्या होते हैं कि हमारा मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होता है, ओनली ऑन द कॉलम, सपोर्टेड ऑन द कॉलम्स, नो बीम्स। क्लियर, यानी डायरेक्टली सपोर्टेड ऑन अ कॉलम्स विदाउट एनी बीम्स। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। अब इनको अपन डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा सबको। ठीक है, देखो स्लैब बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने को आना चाहिए। अच्छा, अब पहली बात, कुछ बातें तो अभी स्लैब्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी तो अपन ने थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन देखा टाइप्स के बारे में। ठीक है, अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट स्पेसिफिक जो स्लैब है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नोट बना लो बोले इसको। देखो स्लैब भी फ्लेक्सर मेंबर, बीम भी फ्लेक्सर मेंबर, तो दोनों में डिफरेंस क्या, पहली बात तो ये तो पता चलती है। देखो जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन, ये क्या था, इसकी विड्थ थी, ये क्या थी, ओवरऑल डेप्थ थी, और ये क्या था, टेंशन रिइंफोर्समेंट था। ये हमारी क्या थी, एक सिंगली रिइंफोर्स बीम थी, मान लो सपोज। ठीक है, ये 3 डायमेंशन में ये यूज आ रही है। ठीक है, ये अलोंग द लेंथ, ये इधर कंटिन्यूस है। बट अब बीम भी फ्लेक्सर मेंबर, स्लैब भी फ्लेक्सर मेंबर। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या, भाई दोनों फ्लेक्सर मेंबर है, दोनों में बेंडिंग मोमेंट ही मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, अपन बेंडिंग मोमेंट के कारण ही डिजाइन कर रहे हैं, तो स्लैब और बीम को अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, स्लैब क्या होता है, मच थिनर देन द बीम्स होते हैं, थिनर देन बीम्स। यानी कि क्या हुआ, थिनर मतलब ये जो इसकी डेप्थ है किसकी, बीम की, वो ये मैं लिख सकता हूं कि डेप्थ ऑफ दी स्लैब या थिकनेस। अब या मैं बात करूंगा थिकनेस की, देखो डेप्थ वर्ड ही नहीं लूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ क्या नाम दे रहा हूं, थिकनेस नाम दे रहा हूं। मैं कभी भी स्लैब के लिए डेप्थ वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्या वर्ड यूज करूंगा, थिकनेस यूज करूंगा। ठीक है, जो थिकनेस ऑफ दी स्लैब होती है, देखो चीज दोनों सेम ही है, बट अपन बस बीम के लिए अपन डेप्थ डिनोट करते हैं और यहाँ पर थिकनेस आ जाती है, क्योंकि थिकनेस बहुत कम होती है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं बीम की बात करूं उसकी डेप्थ पे। ठीक है, थिकनेस ऑफ द स्लैब बहुत कम होती है हमारी, किससे, डेप्थ ऑफ द बीम से। पहली बात तो ये चीज हो गई कि है ना, जो हमारा स्लैब है वो बहुत पतला है। ठीक है, थिनर है, किसके रिस्पेक्ट में, बीम के रिस्पेक्ट में, पहली बात। दूसरी, जो इसकी विड्थ है, विड्थ बहुत ज्यादा है। अगर मैं ये देखो, ये एक हमारा स्लैब है। ठीक है, इसको मैं ऐसा बना लेते हैं, यूं।
ठीक है। अगर मैं एक बहुत बड़ी विड्थ की, अब मैं इसकी पर्टिकुलर एक विड्थ में डिनोट नहीं करूंगा, ठीक है, सिर्फ विड्थ बी लिख रहा हूं। अगर मैं ऐसी बीम बनाऊं जिसकी विड्थ बहुत ज्यादा है और जिसकी डेप्थ कम है, तो मैं उसको नाम क्या दे दूंगा, स्लैब नाम दे दूंगा, बस ये है, ठीक है। अब स्लैब, सर स्लैब को अपन कैसे करेंगे डिजाइन, तो अपन मान के चलते कि ये यूनिट क्या, यूनिट डेप्थ की, सॉरी यूनिट विड्थ की बी इक्वल टू 1 मीटर के लिए अपन इसको डिजाइन कर लेते हैं। फिर अपन पर्टिकुलरली जो भी अपन डिजाइन मतलब क्या, रीइंफोर्समेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं रीइंफोर्समेंट के ऊपर भी आऊंगा, मतलब जो हमारा टेंशन रीइंफोर्समेंट है भाई, है भी तो बेंडिंग फ्लेक्सर मेंबर ही है, तो फ्लेक्सर मेंबर में रीइंफोर्समेंट तो आएगा, ओके। हमारे टेंशन कंप्रेशन तो आते ही है। तो अब बात आती है, तो सर अगर मैं ऐसी चीज बनाऊं, ठीक है, ऐसी चीज मतलब अगर मैं ऐसी बीम बनाऊं जो कि विड्थ में तो बहुत बड़ी और डेप्थ में बहुत कम है, तो वो वाली बीम को मैं क्या कह सकता हूँ भैया, स्लैब है। वो पहली बात तो डिफरेंस है नहीं, स्लैब को अपन अलग ही बोलते हैं। बट अगर इस स्लैब को मैं अगर एनालाइज करना चाहूंगा, तो इस स्लैब को क्या एनालाइज करूंगा, यूनिट विड्थ मान के करूंगा। मतलब समझे कि एक यूनिट विड्थ की बीम मान लूंगा जिसकी 1 मीटर क्या है, चौड़ाई है, और थिकनेस हमारी डी है, डेप्थ ऑफ द स्लैब, ऐसे लिख लो, डेप्थ ऑफ द स्लैब डी एस, या थिकनेस ऑफ स्लैब टी एस, कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। यानी कि फिक्स हो गया कि मेरी जो विड्थ है किसमें, स्लैब में, वो 1 मीटर के लिए ही हम लेंगे, और सिर्फ निकालना क्या है, मुझे थिकनेस निकालनी है। मेरे को अब सेक्शन से मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ डेप्थ ऑफ स्लैब निकालनी है, क्योंकि विड्थ मैं 1 मीटर ले लूँ, और मुझे क्या चाहिए होगा, रीइंफोर्समेंट चाहिए होगा। तो ठीक है, समझ में आया कि स्लैब में अपन को रिक्वायरमेंट क्या है, जो अपन डिजाइन करते हैं, अपन भैया अपन को क्या क्या चाहिए था, बीम में उसका सेक्शन चाहिए था, उसका रीइंफोर्समेंट चाहिए था। अब स्लैब में हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डेप्थ चाहिए। हम कभी भी उसकी विड्थ नहीं निकालेंगे। विड्थ क्यों नहीं निकालेंगे, वही बात है, क्योंकि अपन ने 1 मीटर का सिर्फ हर मीटर के लिए अपन अलग अलग निकाल देंगे भैया। डेप्थ बिल्कुल सब सेम आएगी, सिर्फ रीइंफोर्समेंट अलग अलग आ सकता है, बट डेप्थ हमारी वही रहेगी पूरे कंटिन्यू स्लैब की, ओके। ये अपना सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट है ना, जो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो शियर स्ट्रेसेस होते हैं, शियर स्ट्रेसेस आर वेरी लो, किसमें, हमारे स्लैब्स में, और इसके लिए हम अलग से शियर रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। नो रिक्वायरमेंट फॉर शियर रिइंफोर्समेंट, अलग से हमें शियर रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड नहीं करना होता है, किसमें, स्लैब्स में। अच्छा, ये बात समझ में आई। तो शियर कौन रजिस्ट करेगा, मैंने बताया था ना कि शियर हमारा कंक्रीट भी तो रजिस्ट करता है। तो वो जो टाउ सी था, जो टाउ सी था और जो टाउ वी था नॉमिनल वाला, अगर नॉमिनल टाउ सी से ज्यादा होता था तो हम क्या बोलते थे कि हमें शियर रिइंफोर्समेंट की जरूरत है। तो अगर मान लो ये टाउ वी इससे ज्यादा आ गया, लेट अस सपोज, भाई आ तो सकता ही है, टाउ वी हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस हमारे किसके, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से ज्यादा आ जाए, तो हमें सेक्शन वापस डिजाइन करना पड़ेगा, इसकी डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी, किसकी, हमारे स्लैब की। बट ऐसा होता नहीं है, ये टाउ वी हमेशा ज्यादा ही होता है हमारे टाउ वी से। चलो बात समझ में आती है, ये स्लैब्स के बारे में हुआ। अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं 1 वे स्लैब को, ठीक है। 1 वे और 2 वे दोनों आपस में कंपेयर कर लेते हैं, चलो एक साथ ही, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब को, ठीक है। मैं यहां में बनाऊंगा 1 वे स्लैब, ठीक है, और इधर मैं बनाऊंगा 2 वे स्लैब। साइड बाय साइड आपको एकदम कंपैरिजन हो जाएगा। पहली बात क्या बोली मैंने, पहली बात ये बोली कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 साइडेड पर सपोर्ट रहता है, अपोजिट साइड में, फर्स्ट 1 वे स्लैब, यही कहा था। अच्छा, इसको मैं नाम दे रहा हूं LY। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इसकी जो लॉन्गर डायमेंशन है उसको LY बोल रहा हूं, और जो इसकी शॉर्टर डायमेंशन है वो उसको LX बोल रहा हूं, ध्यान रखना ये चीज। और ऐसे ही मैं एक क्या बना रहा हूं, 2 वे स्लैब बना रहा हूं। 2 वे स्लैब चारों साइड पे सपोर्टेड होगा। ये देखो, ये मैं ऐसे हैच कर रहा हूं, मतलब ये क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। ये चारों साइड पे हमारा सपोर्ट है। तो इसकी भी डायमेंशन LY जो लॉन्गर डायमेंशन है, और जो शॉर्टर डायमेंशन है वो LX। क्लियर। अब मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में, चलो ये तो बात समझ में आई कि ये एक ही डायरेक्शन में सपोर्ट होता है। जब मेरा अकॉर्डिंग टू द कोड LX अपॉन LY क्या है, ग्रेटर देन 2 है, यानी रेशियो ऑफ व्हाट, हमारी जो दोनों लेंथ है अलोंग दी लॉन्गर डायमेंशन एंड अलोंग दी शॉर्टर डायमेंशन, ये लेंथ में है, ठीक है। LY और LX, यहां डेप्थ की बात नहीं हो रही, डेप्थ तो पूरी कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ LY बाई LX का रेशियो
अगर ग्रेटर देन 2 है तो मेरा क्या कहलाएगा, वो स्लैब वन वे स्लैब कहलाएगा। ये कौन बोलता है, हमारा वही IS कोड, कौन सा 456/2000। बात समझ में आती है। अच्छा, अब ये चीज अगर Ly/Lx लेस देन इक्वल टू 2 हुआ तो क्या होगा हमारा, टू वे स्लैब। देखो मैंने बनाया भी है, ये स्क्वायर बनाया है थोड़ा सा, भाई है तो रेक्टेंगल बट थोड़ी मैंने इनकी डायमेंशन का बहुत कम डिफरेंस रखा है Ly और Lx का, और यहां मैंने डिफरेंस ज्यादा रखा है Ly और Lx का। क्यों, क्योंकि Ly/Lx ग्रेटर देन 2 है। अब बोलोगे सर अगर मैं Ly/Lx लेस देन 2 बनाऊं इसमें और दो ही साइड को सपोर्ट करूं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, Ly/Lx लेस देन 2 तो है बट क्या है, ये सिर्फ अभी भी एक यूनिडायरेक्शनली सपोर्टेड है, चारों साइड को सपोर्टेड नहीं है। तो ये कौन सा स्लैब होगा, वन वे या टू वे, सोच के बताओ बेटा। मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारी ये है, कौन सी, Ly/Lx अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो वो कहलाएगा टू वे स्लैब, और Ly/Lx अगर ग्रेटर देन 2 है तो वो कहलाएगा वन वे स्लैब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है। काफी चीजें गलत होती है, काफी चीजें गलत, हर जगह अपन गलत पढ़ते हैं, बट एक्चुअल ये चीज है, क्या है, Ly/Lx लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि कोड में गिवन है, सीधी बात है, ठीक है। Ly/Lx लेस देन इक्वल टू 2 और Ly/Lx ग्रेटर देन 2, ये सीधा सवाल आता है हर जूनियर एग्जाम में कहीं ना कहीं। अगर स्लैब का क्वेश्चन आएगा तो वन वे और टू वे में ये वाला सवाल तो दिख ही जाएगा तुम्हें, किसी ना किसी पेपर में दिख ही जाएगा, ठीक है। चलो अब बात आती है कि सर इन पे बेंडिंग कैसे आती है। ये देखो, ये मैं एक IS कोड ही है मेरे पास, IS 456 ही है, ठीक है। इसको देखना, अब ढंग से देखना, ठीक है। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, क्योंकि डिजाइन किसके हिसाब से करूंगा मैं, भाई स्पान, मेरे को इफेक्टिव स्पान चाहिए होगा ना, तो इफेक्टिव स्पान जो मेरे को रीइंफोर्समेंट लानी है, कौन सी, जो हमारा फ्लेक्शन के लिए अपन जो टेंशन रीइंफोर्समेंट होता है, वो टेंशन रीइंफोर्समेंट में इस डायरेक्शन में लगाऊं या इस डायरेक्शन में लगाऊं, दो डायरेक्शन है ना भाई, बीम थोड़ी है इस बार, बीम तो एक ही डायरेक्शन में थी, ठीक है। बीम में तो हमें अलॉन्ग दी इसकी एक ही एक्सिस के अबाउट ही मेरे को रीइंफोर्समेंट चाहिए था, बट ये है स्लैब, स्लैब में मेरा ये डायरेक्शन भी है और ये डायरेक्शन भी है, तो कौन सी डायरेक्शन के अलॉन्ग में क्या लगाऊं, मेरा रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब मैं बता, इसमें भी रीइंफोर्समेंट भी दो तरीके के होते हैं, अभी बताने वाला हूं। यहां देखो, ये मेरा स्लैब है, ठीक है, ऐसे यहां देखना, क्योंकि ये ऐसे पड़ा है, शॉर्टर डायमेंशन के अबाउट क्या है, ये सपोर्टेड है, ध्यान रखना किसके अबाउटेड है, ठीक है। ये गलत बनाया, वैसे एक्चुअल में क्या होता है, लॉन्गर डायमेंशन के अबाउट सपोर्टेड होता है। ये एक बार करेक्ट कर लो, क्योंकि इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने वो भी बताऊंगा, ये जो मैंने पहले बताया था ना, पर इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है, बताऊंगा वो भी चीज। वो मत बोलना कि सर आपने ये बनाया क्या, वैसा हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, श्योर हो सकता है। हम क्या चाहेंगे, पहली बात, ये मैंने क्यों हटाया, मैंने इसलिए हटाया क्योंकि हम चाहेंगे जो हमारा सपोर्ट है वो लॉन्गर डायमेंशन में, वो दिखती बात है, मैंने आपको फोटो बताया था ना, तो वो लॉन्गर डायमेंशन के अबाउट सपोर्टेड था, बस वही चीज। यहां आ जाओ, ठीक है, ये मैंने बनाया, ये अब ये ठीक है, ये एक्सिस के अबाउट और ये दो अब सपोर्ट है यहां पर, तो ये बीम के अब इसके ऊपर लोड आएंगे, ऐसे ये लोड आएंगे, ये मान लो अब इसके ऊपर में ऐसे लोड आया, ठीक है, ये देखो यूं सपोर्ट है मान लो, अब आ गया लोड, तो बेंडिंग कैसे आया, यूं आई, दिख रही है आपको, बेंडिंग यूं आ रही है, ठीक है। ऐसे देखो, ये ऐसे बीम डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा पूरा स्लैब, बीम नहीं स्लैब, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि है क्या, फ्लेक्सर मेंबर है, देखो क्लियर, ये सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, ये पूरा इधर नीचे सपोर्ट, दो कॉलम है मान लो, ठीक है, या पूरी दीवार मान लो, नीचे पूरी वॉल है, तो ये हमारी बीम, सॉरी ये हमारा स्लैब, वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये देखो, ये वाली डायमेंशन कौन सी है, शॉर्टर डायमेंशन है, ये लॉन्गर डायमेंशन है, तो शॉर्टर डायमेंशन में ये कितना आया, ज्यादा कर्वेचर आया कि नहीं आया। और यहां पर देखो, इधर ये देखो, ये वाला, ये तो स्ट्रेट की स्ट्रेट ही है, ये तो स्ट्रेट की स्ट्रेट ही है। ऐसे देखो, अगर मैं लॉन्गर डायमेंशन देखूं तो ये मेरा बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, बट मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये क्या है, ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेंड, तो मैं किस डायरेक्शन में लगाऊंगा रीइंफोर्समेंट, दिखती बात है शॉर्टर डायरेक्शन में, याद आया, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारा स्लैब होता है, जो हमारा वन वे स्लैब होता है, वो किसके अकॉर्डिंग, हमारा जो मेन रीइंफोर्समेंट होता है, वो हम जो स्पान लेते हैं वो शॉर्टर डायमेंशन वाला स्पान लेते हैं, क्योंकि देखो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, अगर मैं शॉर्टर डायमेंशन देखूं तो कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन है, और यहां ऐसे देखूं तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट ही है, ज्यादा डिफ्लेक्शन आया ही नहीं है, आया है बट कम आया है, दिख रहा है ना, ये देखो, ये ज्यादा इधर कम,
सीधी बात है यार, अपन इंजीनियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है अपन को। अगर नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक। तो मैं बोलूंगा कि ये जो मेरा, मैं ऐसे डायग्राम बनाऊंगा, ये मेरा क्या है, स्लैब है, और ये मेरी, सॉरी यहाँ फिर गलत बना दिया, अभी इसको भी समझाऊंगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में लगा दूं तो क्या होगा, ठीक है। ये ऐसे सपोर्ट है, ठीक है। ये पूरा लॉन्गिट्यूडनल ना कह सकते हैं इसको, लॉन्गर डायमेंशन में कह सकता हूँ। लॉन्गर डायमेंशन में क्या है, ये सपोर्टेड है, ठीक। तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, ये देखो, ये बीम ये ऐसे थी, ये हमारा स्लैब ऐसे था, अब डिफ्लेक्ट हो जाएगा शॉर्टर डायमेंशन में ज़्यादा, तो मेरे को जो मेन रीइंफोर्समेंट लगाने पड़ेंगे वो ऐसे इस डायरेक्शन में ओवर लगाऊंगा ना। देखो दिखती बात है, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, बेंडिंग ज़्यादा आ रही है, यहाँ बेंडिंग ज़्यादा आ रही है। ये देखो फटाफट वापस से, यहाँ बेंडिंग ज़्यादा आ रही है, तो मैं क्या चाहूँगा, ये बेंड ना हो, है ना। रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड है भाई, टेंशन कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है ना टेंशन, इधर। तो मैं क्या करूंगा, इस डायमेंशन के अबाउट, तो ये वाला जो रीइंफोर्समेंट वो कहलाएगा मेरा मेन रीइंफोर्समेंट। क्या कहलाएगा, मेन रीइंफोर्समेंट। अच्छा, अब बात आ रही है कि सर आप सिर्फ क्या इसी डायरेक्शन में लगाएंगे, इस डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे भैया, इस डायरेक्शन में भी लगाना है हमें रीइंफोर्समेंट, ठीक है। आपको जो फोटो दिख रहा होगा वो देखो दोनों डायरेक्शन में थी ना, था ना, दोनों डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट। तो ये वाला जो कहलाएगा हमारा, जो हमारी लॉन्गर डायमेंशन के अबाउट जो हमारा रीइंफोर्समेंट कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, ये यहां से बच्चे नाम से घबरा जाते हैं, इसके इतने नाम है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, या कह सकते हैं हम टेम्परेचर चेंज और श्रिंकेज के कारण, भाई हम इतनी सारी चीजें होती है ना, तो हमें दूसरे अलॉन्ग में भी हमें रीइंफोर्समेंट की नीड लगती है, और लगती क्या है, होती है, ठीक है। हमको प्रोवाइड करना ही पड़ता है दूसरे डायरेक्शन में भी, सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोवाइड करके काम नहीं चलेगा। भले ये 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब में भी, 2 वे में तो करना ही करना है दोनों, अभी बताऊंगा 2 वे का भी। 2 वे में तो दोनों साइड मेन ही है, ओके। तो ये आ रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, या सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, या रीइंफोर्समेंट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और श्रिंकेज। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन दोनों का जो डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। वो तो दिखती बात है, ठीक, बात समझ में आती है, ये वाली बात है। चलो अब मैं 2 वे पे आ जाता हूं, ठीक है। जो 2 वे स्लैब है, जो 2 वे स्लैब है, ये जो 2 वे स्लैब है, ठीक है, इसमें भी देखो खेल तो वही है, क्या, शॉर्टर डायमेंशन वाला LX। अभी जब मैं एकदम इसको एंड में बताऊंगा वैसे तो, बट अभी इतना सा देख लो। पहली बात तो ये क्या है, सपोर्टेड ऑन ऑल दी 4 साइड्स, सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड्स, चारों साइड पे सपोर्टेड है कि नहीं है, और Ly/Lx लेस देन इक्वल टू 2 है। अब इनका देखते हैं डिफ्लेक्शन कैसा आता है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि जो ये दोनों स्लैब होते हैं वो डिफ्लेक्ट किस शेप में होते हैं, ठीक है। देखो जो जो काम की चीजें हैं मैं वही बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ अपने को सिलेक्शन से मतलब है, हमें बहुत ज्ञान नहीं लेना, अपन को सब कुछ एक साथ एक ही चीज बार बार एकदम डिटेल में पढ़ के कोई सेंस नहीं है, क्लियर। जो हमारी काम की चीज है हम उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी इतना है और हमारे पास सिलेबस की कमी नहीं है। हमारे पास सब्जेक्ट एक सिर्फ आरसीसी नहीं है, एक आरसीसी का एक स्लैब टॉपिक नहीं है, हमारे को बहुत चीजें, 1000 चीजें। मेरा 1/3 सिलेबस राजस्थान जेई में तो जीके का है, और एसएससी जेई में तो 50% ही है सिलेबस हमारा टेक्निकल का, 50% नॉन टेक है। तो इसलिए एक ही चीज पर इतना अंदर गढ़ नहीं जाना है कि अपन भैया को यही पढ़ना है पूरा सब कुछ, एक आरसीसी या सॉम ही पढ़नी है, ठीक है। एक सब्जेक्ट हमको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, अपने को हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दे के चलना है भाई। इक्वल वेटेज ना कह सकता हूँ, बट हाँ, हर सब्जेक्ट को बिल्कुल बारीकी से नहीं पढ़ना है, सबको एकदम जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना ही टाइम देना है, ओके। तो अब मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि जैसे मान लो ये 1 वे स्लैब है, ठीक है, एक 1 वे स्लैब बता रहा हूँ, पहले 1 वे स्लैब बता रहा हूँ, फिर 2 वे स्लैब बता रहा हूँ। ये मान लो ये बीम है, ये चारों बीम होगी, 1 2 3, 1 2 एक बीम, 2 3 एक बीम, 3 4 एक बीम और 1 4 एक बीम, ठीक है। इन बीम्स के ऊपर ही अपन स्लैब कास्ट करेंगे, ये 1 वे स्लैब बता रहा हूँ, ओके। तो बताओ इसका जो लोडिंग शेयर होगा, लोड शेयर होगा, ये बीम कुछ इतना लोड शेयर करेगा क्योंकि इस पूरे एरिया पे लोड लग रहा है। ये बीम कुछ ऐसे करेगा, ये बीम कौन सी, 1 2। तो ये सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, बट आपको पता होना चाहिए। ये जो 1 2 है, 1 2 बीम, ये वाली बीम है, ये बीम इतना लोड शेयर करेगी, ठीक है, जो इसके ऊपर पूरा लोड आएगा, लोड शेयर्ड बाय 1 2 बीम, ठीक है, ये बीम है जो।
अच्छा, अब ये देखो शॉर्टर स्पान कौन सा है, ये स्पान शॉर्टर स्पान है, ठीक है। तो जो शॉर्टर स्पान में जो मेरा डिफ्लेक्शन कर्व होगा वो पैराबोलिक होगा। दिखती बात है, अभी आपको बताया था। वापस कहाँ है, ये रहा, देखो ये शॉर्टर स्पान में क्या हुई, ये पैराबोलिक कर्व दिख रहा है, देखो ये पैराबोला बन रहा है, दिखती बात है। तो ये जो शॉर्टर डायमेंशन में होगा ये वन वे स्लैब की है बात, सिर्फ और सिर्फ वन वे स्लैब की बात कर रहा हूं। तो जो शॉर्टर डायमेंशन में है वो क्या बनेगा, पैराबोलिक डिफ्लेक्शन कर्व बनेगा। ओके, पैराबोलिक। बट जो लॉन्गर डायमेंशन है ये वाली, ठीक है, इसमें थोड़ा यहां इधर और इधर तो पैराबोलिक रहेगा, बट बाकी हमारा लीनियर रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं ताकि बढ़िया दिखे। जो लॉन्गर डायमेंशन है, लॉन्गर डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ वन वे स्लैब के लिए, फिर बोल रहा हूं वन वे स्लैब के लिए ये ऐसे, ठीक है। ये मैं कह सकता हूं क्या, ये वाला क्या है हमारा पैराबोलिक है, और ये वाला हमारा क्या है, कांस्टेंट डिफ्लेक्शन कर्व, कांस्टेंट डिफ्लेक्शन कर्व, ठीक है। ये किसके लिए बने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अपने ये वाली चीज पूछी जाती है हमारे ऑब्जेक्टिव में, क्या कि अलोंग द शॉर्टर डायमेंशन कौन सा कर्व आएगा, पैराबोलिक। दिखती बात है, ठीक। वन वे स्लैब के लिए लॉन्गर डायमेंशन में, ये देखो ये लॉन्गर डायमेंशन है ना, तो लॉन्गर डायमेंशन, अब ये वाली बीम है, ये वाला ये पूरा चीज है, तो लॉन्गर डायमेंशन में कैसे डिफ्लेक्शन आएगा, कांस्टेंट डिफ्लेक्शन आएगा। अच्छा, अगर मैं टू वे स्लैब की बात करूं तो, ठीक है, यही अगर टू वे स्लैब है, ठीक है, अब मैं वापस मिटा नहीं रहा क्योंकि यही चीज है सेम, और ये, हाँ, ये एंगल 45 डिग्री होता है, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। अब मैं अगर टू वे स्लैब की बात करूं, टू वे स्लैब की बात करूं, तो टू वे स्लैब में दोनों ही डायमेंशन में पैराबोलिक मिलेगा हमें। क्यों, क्योंकि ये चारों साइड क्या है, चारों साइड से सपोर्टेड है ना, पैराबोलिक डिफ्लेक्शन कर्व ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये लिख दो सेम, ऑन बोथ साइड्स बोल दो या कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल एक्स एंड एल वाई, एल वाई कौन सी हमारी लॉन्गर डायमेंशन, एल एक्स क्या है हमारी शॉर्टर डायमेंशन। ओके, आगे चलें। अब अपन डिजाइन रिक्वायरमेंट्स की बात करें या प्रोविजंस की बात करते हैं, जो अपन आईएस कोड प्रोविजंस लिखा है ना, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे अपन ने बीम्स में देखा, क्या देखा, मिनिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट, डिफ्लेक्शन का कंट्रोल, इफेक्टिव स्पान, ये देखी थी ना ये चीजें बीम्स के लिए। अब वो की वही चीजें हमारे को किसमें आएगी, स्लैब्स में आएगी, सीधी बात है। तो देखो पहली चीज, अब मैं डिजाइन प्रोविजंस पे चल रहा हूं, डिजाइन प्रोविजंस से पहला मिनिमम रिइंफोर्समेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी ये इसमें ये डिजाइन प्रोविजंस की बात कर रहा हूं, जितने भी नोट्स निकाल रहा हूं, वो सीधे के सीधे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इन पे जोर देके बता रहा हूं एक एक चीज। अब मिनिमम रिइंफोर्समेंट, ठीक है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट कौन सा है, स्टील ही तो है, ठीक है, टेंशन रिइंफोर्समेंट ही है। हाँ, एक और बात, अपन स्लैब में कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड नहीं करते, ओनली फॉर ओनली एक ही रिइंफोर्समेंट। अब देखो टेंशन भी कौन सा होगा, दोनों, डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी और मेन, दोनों ही टेंशन रिइंफोर्समेंट ही है, ठीक। तो टेंशन रिइंफोर्समेंट मिनिमम की बात कर रहा हूं, एएसटी मिनिमम। तो एएसटी मिनिमम जो होता है वो होता है 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया मतलब समझे क्या, जो मेरा B इंटू डी है कंप्लीट, उसकी विड्थ, उसकी डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ है ये। तो ये कितना आ जाएगा, 0.001515 ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। यानी इसको मैं ग्रॉस एरिया को लिख दूं तो ये कितना बन जाएगा, B इंटू डी। ये किसके लिए है, ओनली फॉर Fe250, या कह सकता हूं मैं माइल्ड स्टील के लिए। ये भी कोड प्रोविजन ही है, ये भी आईएस कोड में ही गिवन है। अच्छा, और 0.12%, ठीक है, 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है, B इंटू डी किसके लिए, फॉर हाई स्टील HYSD बार्स के लिए।
HYSD या डिफॉर्म्ड बार्स कह दो या FE415 FE250 से ऊपर जितने भी है सबके लिए अपन कितना लेंगे 0.12%। यहाँ लिख दो बोले FE415 500 डैश डैश जितना भी है, ठीक है। तो माइल्ड स्टील के लिए अपन दिखती बात है ज़्यादा लेंगे, और ये क्या है 0.12% ग्रॉस एरिया किसके लिए, ये मिनिमम है, इतना रीइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना ही करना है। और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम तो वही जितना बीम में होता है, कितना सब बताओ 4% ऑफ ग्रॉस एरिया AG लिखा है ग्रॉस एरिया, या तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 0.04 ऑफ B इंटू D। ये ओवरऑल डेप्थ है D, फिर कह रहा हूं इफेक्टिव डेप्थ नहीं है, कैपिटल D जहां भी आएगा वो क्या है ओवरऑल डेप्थ। ये तो बात हो गई रीइंफोर्समेंट की, ठीक है। सेकंड हम पढ़ते हैं कि जो अपन ये डाया यूज करते हैं, जो हम स्टील का डाया यूज करते हैं, हमारे रीइंफोर्समेंट का डाया यूज करते हैं, उसका क्या क्लॉज रहता है, ठीक है। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रीइंफोर्समेंट, सेकंड मैक्सिमम डाया। ये फिर कह रहा हूं ये सारे के सारे एक एक क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वाला लेक्चर मतलब आपको मान के चलो एक क्वेश्चन फिक्स है, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो स्लैब से एक क्वेश्चन आना ही आना है, और इस लेक्चर के बाहर से नहीं आएगा भी तो अपन क्वेश्चन फॉर्म में देख लेंगे, ठीक है। अपनी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जैसे अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में देखा था वैसे आरसीसी में भी चल रहा है, ओके। तो जो मैक्सिमम डाया है, इसको मैं अगर फाई से डिनोट करता हूँ, वो जो क्या है डेप्थ या थिकनेस बोल दो, थिकनेस अपॉन 8, जो हमारी डेप्थ है या थिकनेस है किसकी, स्लैब की, ठीक है। TS अपॉन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो अगर मेरी डेप्थ ऑफ द स्लैब या थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी है 80 mm है, मान लिया है, ठीक है, लेट अस सपोज, तो फाई शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm। दिखती बात है, ठीक है, सिंपल आसान। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये क्लॉज हमें ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट, ये डेप्थ ऑफ द स्लैब है, ठीक है, डेप्थ ऑफ द स्लैब बोल दो या थिकनेस ऑफ द स्लैब बोल दो, डेप्थ और थिकनेस दोनों के फॉर्म में आंसर मिलेगा आपको, ओके। नेक्स्ट, अगला क्या है हमारे पास, मैक्सिमम स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द बार्स, मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द बार्स, ठीक है। तो देखो जैसे ये हमारी अगर स्लैब है, तो स्लैब के अब रीइंफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइडेड है मान लो, तो इनके बीच की जो स्पेसिंग है ये S, ठीक है, SV ना देखे सिर्फ S ही लिख लो। तो ये जो स्पेसिंग है इनका जो क्लॉज है, ठीक, ये SV मतलब बार बार वो रीइंफोर्समेंट वाला शेयर रीइंफोर्समेंट वाला SV याद आ रहा है, नहीं सिर्फ S से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। जो इनके बीच में जो आपस में स्पेसिंग है, वो अगर मेन रीइंफोर्समेंट है हमारा, मेन देखो अब रीइंफोर्समेंट अलग अलग है तो स्पेसिंग भी अलग अलग आएगी। ये अगर लॉन्गर डायमेंशन वाला, इसको S1 नाम दे दो या S मेन नाम दे दो, और ये वाले इनके बीच में जो स्पेसिंग है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स वाली वो अलग रहेगी, ठीक है, S2 नाम दे दो, कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो मेन रीइंफोर्समेंट है, मेन रीइंफोर्समेंट जो शॉर्टर डायमेंशन के लॉन्ग होता है, ठीक है, अभी बताऊंगा आगे भी डिजाइन जब करेंगे, क्लियर। तो जो मेन रीइंफोर्समेंट है उसकी स्पेसिंग, ठीक है, यहाँ लिख दो पहले स्पेसिंग फॉर द मेन रीइंफोर्समेंट, या मेन रीइंफोर्समेंट के लिए सीधा लिख दो, ठीक है, 3D, मिनिमम ऑफ 3D और 300, इन दोनों में से जो कम है, ठीक है, ये 300 mm, विच एवर इज लेस, ये एक पॉइंट सारे क्वेश्चंस हैं, 3D और 300 mm, ये 3D, अब ये वाला D कौन सा है, ये इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। ये वाला थिकनेस ऑफ स्लैब था, इसलिए मैंने यहाँ पे D नहीं लिखा, ठीक है, ताकि कंफ्यूज हो जाता है डेप्थ से, यहाँ पे TS इसीलिए लिखा है क्योंकि ये वाली है इफेक्टिव डेप्थ, ओके। अच्छा, अब बात आई है सर डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट की बात करो, तो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट की जो स्पेसिंग होगी, ये वाली मैक्सिमम स्पेसिंग है, ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग शुड बी 3D और 300 mm, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम है, और ये आएगा 5D और 450 mm, 450 mm, वही दोनों में से जो भी कम, विच एवर इज लेस, क्लियर। ये वाली बात हो गई किसकी, स्पेसिंग की भी बात कर लिया अपन ने। अब अपन डिफ्लेक्शन की बात करें नेक्स्ट क्लॉज में। ये सारे क्लॉज ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके। तो आप टेंशन मत लो, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अगर ढंग से कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपका सिलेक्शन श्योर है,
नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करूं अगर मैं, फोर्थ मेरा जो कोडल प्रोविजन है, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अपन ने बीम्स के लिए पढ़ा था कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, क्या पढ़ा था बताओ? कंटिन्यूअस के लिए अलग, कैंटिलीवर के लिए अलग, सिंपली सपोर्टेड के लिए अलग, याद है ना? बस वही चीज अब वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के लिए अलग अलग आएगी। मैं यहां लिख रहा हूं वन वे स्लैब के लिए सिर्फ डिफ्लेक्शन का, और वहां लिखूंगा मैं टू वे स्लैब के लिए। देखो हमेशा मैं इन दोनों का आपस में कंपेयर करता हुआ चल रहा हूं ताकि साथ में अपने को दोनों याद हो जाए। यहां वन वे स्लैब के लिए और यहां टू वे स्लैब के लिए, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अपन वन वे स्लैब पहले पढ़ लेते हैं फिर टू वे स्लैब बाद में पढ़ते हैं, तो चीजें कंफ्यूज हो जाती है। तो दोनों साइड बाय साइड करते चलेंगे तो अपन आसानी से याद करते चलेंगे, अच्छा टू वे का इतना था, वन वे का इतना था। क्लियर? तो यहां पर वन वे स्लैब के लिए हम जो बीम में किया था वो का वही करेंगे, क्या? स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, ये चेक करेंगे। स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, और ये सबको पता है ये कौन सा क्लॉज था बीम के लिए? 23.2 था ना, ठीक है। कैंटिलीवर के लिए 7, और ये अप टू 10 मीटर स्पान, अप टू 10 मीटर स्पान। कंटिन्यूअस के लिए, सॉरी पहले सिंपली सपोर्टेड ना, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, और कॉन्टिन्यूअस के लिए ये बता रहा हूं मैंने, कम से कम ये 3-4 बार बता चुका हूं ये चीजें, ठीक है। बट वापस वन वे स्लैब पढ़ रहे हैं तो अपन को ये वापस पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो रही है किसकी? वन वे स्लैब की बात हो रही है डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए। जो हमारा स्पान टू डेप्थ रेशियो है वो इतना रहना चाहिए मैक्सिमम। क्लियर? चलो यहां पर क्या होगा, इधर आएगा हमारा शॉर्टर स्पान टू ओवरऑल डेप्थ, ये देखना पड़ेगा हमें। ओवरऑल डेप्थ क्या बोल रहा हूं, इसका रेशियो देखना पड़ेगा, रेशियो ऑफ शॉर्टर स्पान टू ओवरऑल डेप्थ। और ये भी हमारा सिंपली सपोर्टेड के लिए अलग, और हमारा कंटिन्यूअस। क्लियर? अच्छा, अब अगर ये FE 250 है और ये है हमारा FE 415, अगर FE 215 सॉरी सिंपली सपोर्टेड है और FE 2 ये है, तो ये हमारा रहेगा 35 और ये इसका रहेगा 80%, यानी 28, और ये रहता है 40, ये रहता है हमारा 32। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू वे स्लैब के लिए बार बार पूछा जाता है ये चीज। ओके, ये शॉर्ट स्पान टू ओवरऑल डेप्थ है, शॉर्ट स्पान टू ओवरऑल डेप्थ, और ये है इफेक्ट स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ। ये सेम का सेम वो जो अपन ने बीम के लिए किया था वो वन वे स्लैब वाला बिल्कुल सेम है। कंटिन्यूअस सॉरी टू वे स्लैब के लिए अलग चलता है। और ये देखो ये 80% है इसका, अगर मैं FE 415 ले लूँ, ये भी देखो 80% है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। कि अगर माइल्ड स्टील से हमारा कितना, मैं हाई स्ट्रेंथ स्टील में जाता हूँ तो जो मेरा ये डिफ्लेक्शन वाली क्राइटेरिया है वो 80% कम हो जाता है, ठीक है। 35 से 28, 40 से 32, तो दिखती बात है, बहुत आराम से सिंपल से आप अपन निकाल सकते हैं। देखो 35 का 80% का तो 28 आएगा, ये भी आ जाएगा। ये भी हमें किधर से मिलता है? IS 456 2000 से। एक और चीज होती है हमारा, देखो फोर्थ पॉइंट ये हो गया। फिफ्थ छोटा सा पॉइंट है बट पूछा जाता है, कवर। और कवर भी कौन सा? क्लियर कवर। और मिनिमम क्लियर कवर फॉर दिस स्लैब बोला जाता है कि 20 mm। ये कम से कम 3 से 4 बार सवाल आ चुका है, ठीक है, ये कवर के ऊपर भी। और ये भी हमें को IS कोड से मिलता है। देखो अपन ने अभी तक कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करी है, कंडीशन अलग होगी तो वही जैसे अपन नॉमिनल कवर किसके लिए लेते हैं अपन, माइल्ड एक्सपोजर के लिए लेते हैं, तो माइल्ड एक्सपोजर के लिए अपन ने 20 mm लिया था बीम में, और यहाँ भी ये 20 mm आएगा क्लियर कवर। ओके, बात आई समझ? अब अपन थोड़ा सा डिजाइन का पोर्शन देख लेते हैं, ठीक है। ये सब चीजें अपन ने सारी की सारी कोडल प्रोविजंस देखी है। ओके, अब डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो जो वन वे स्लैब है वो एज इट इज सेम का सेम बीम की तरह डिजाइन होगा वन वे स्लैब। तो मैं इसको नहीं बताने वाला, क्या बोल रहा हूं, अगर मैं वन वे स्लैब की बात करूं तो ये डिजाइन किसके होगा? डिजाइन सेम एज बीम, ठीक है। बस मुझे यूनिट विड्थ लेना है 1 मीटर, बी की जगह 1 मीटर लेना है, बाकी वही
क्या करूँगा मैं, पहले लिमिटिंग डेप्थ निकालूंगा। अगर मैं लिमिट स्टेट की बात करूँ, एक्स यू निकालूंगा, फिर हमें एक्स यू पता चल गया तो मैं क्या करूँगा, मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालूंगा। हो गया बात, ठीक है। डिज़ाइन में नहीं जा रहा, मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। बीम की डिज़ाइन अपन ने अच्छे से करी है, ओके। अब मैं 2 वे स्लैब की बात कर रहा हूँ बस, क्योंकि 1 वे स्लैब बिल्कुल सेम एज बीम, और ये कभी पूछा भी नहीं जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ डिज़ाइन के कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोड के प्रोविजंस आते हैं कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ओके। चलो, अगर मैं 2 वे स्लैब की बात करूँ, 2 वे स्लैब, तो देखो डायग्राम बना लेते हैं। ये एक हमारा 2 वे स्लैब है, चारों साइड में सपोर्टेड होगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा ही बना दिया डेप्थ, तो ठीक है, डेप्थ नहीं सॉरी विड्थ बना दी सपोर्ट की, इतनी होती नहीं है दिखने में, ओके। ये मैंने एक 2 वे स्लैब बना दिया। ये इसकी डायमेंशन LY, लॉन्गर डायमेंशन, अब लॉन्गर तो ये लग रही है पर है, मैंने ये बनाई है, ठीक है, LX। तुम ये मत समझना सर ये लंबी लिख रही है, नहीं, LY और LX, क्लियर। अब बताओ, जो शॉर्टर स्पान है LX, उसके अबाउट तो मैं क्या लगाऊंगा, मेन रीइंफोर्समेंट, ठीक। और जो मैं शॉर्टर स्पान, लॉन्गर स्पान है, वहां मैं क्या लगाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगा ना। ये 2 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब में दोनों ही रीइंफोर्समेंट हमारे मेन रीइंफोर्समेंट की तरह डिजाइन होते हैं, ओके। यहाँ पर LY और LX भले ही अलग अलग हो, भले ये शॉर्ट स्पान है, ये लॉन्ग स्पान है और ये शॉर्ट स्पान है, बट हमारा जो डिजाइन का जो अपन एरिया निकालेंगे ना, एरिया किसका एरिया, अपना स्टील का एरिया निकालेंगे, वो निकालेंगे तो शॉर्ट स्पान के बेसिस पर, बट जो एरिया आएगा वो मैं प्रोवाइड जो मैं करूंगा वो दोनों ही डायमेंशन में एक ही एरिया प्रोवाइड करूंगा। यही तो बात है 2 वे स्लैब की। हम डिजाइन करते हैं शॉर्ट स्पान को लेकर, जो हमारे मूवमेंट्स निकालूंगा वो मैं शॉर्ट स्पान को आगे बताऊंगा मैं, जो हमारे मूवमेंट्स निकालते हैं। इसकी बस जस्ट बात आने वाला है कि मूवमेंट कैसे निकालते हैं, ओके। तो ये जो मूवमेंट निकलेगा वो निकलेगा तो शॉर्ट स्पान की हेल्प से, बट जो अपन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे किसमें, 2 वे स्लैब में, वो दोनों ही डायरेक्शन में मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, इक्वल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। चारों साइड में ये इक्वल ही क्या है, सपोर्टेड है, ओके। ये बात समझ में आती है, ठीक है। इसको फिर से एक मिनट, ये सिर्फ रीइंफोर्समेंट का पोर्शन था, इसको मैं वापस हटा रहा हूँ। चलो वापस ही बना देते हैं ढंग से। अब क्या होता है, देखो अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था क्या पढ़ा था, कि अगर मैं ये सिंपली सपोर्टेड बीम होती है एक, अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम होती है और एक फिक्स्ड बीम होती है, एक फिक्स्ड बीम होती है, किस में डिफ्लेक्शन ज़्यादा आता था, सिंपली सपोर्टेड में ज़्यादा आता था। क्यों, इसका डिफ्लेक्शन होता था कितना, 5/384, अगर ये UDL है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी है अगर ये UDL है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि ये क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये WL4/EI, और ये कितना आता था फिक्स्ड बीम का, इसका डिफ्लेक्शन जो सेंटर पे डिफ्लेक्शन आता है, ये गलत बताएं, यहाँ पे 0 आएगा, ऐसे बनेगा ना इसका डिफ्लेक्शन का, यहाँ थीटा 0 होता है, ओके। तो इसका डिफ्लेक्शन 1/5 ऑफ डेल्टा सपोर्टेड हो जाता है, यानी 5 टाइम्स कम हो जाता है इसका डिफ्लेक्शन सेंटर पे, अगर मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, फिक्स सपोर्ट कर दिया, सिंपली सपोर्टेड को ना रख के। तो बताओ, अगर मैं 2 वे स्लैब प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 वे स्लैब प्रोवाइड कर रहा हूँ 1 वे की जगह, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम आएंगे, डिफ्लेक्शन कम आएंगे ना, क्योंकि वो चारों साइड पे सपोर्टेड है। अगर एक चीज 4 साइड से सपोर्टेड है और एक चीज 2 साइड से सपोर्टेड है, तो किस पे डिफ्लेक्शन ज्यादा आना है, कॉमन सेंस की बात है, 1 वे स्लैब में डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। तो जो 2 वे स्लैब होता है वो सेम लोड कैरी करता है। अगर मैं बात करूं कैरी सेम लोड्स विथ थिनर सेक्शन, ठीक है, या थिनर डेप्थ बात कर रहा हूँ या थिनर सेक्शन की बात करता हूँ, कि जो डेप्थ ऑफ दी स्लैब आती है, अगर 2 वे स्लैब को डिजाइन कर रहा हूँ तो मान लो 2 वे स्लैब की डेप्थ अगर 50-80 mm मानता हूँ, ठीक है, 80 mm पे जितना लोड कैरी कर रहा है उतना का उतना ही लोड जो 1 वे स्लैब होगा उसके लिए मेरे को 80 से ज़्यादा की नीड आएगी, मतलब 100 से 120 150 ज़्यादा होगा, वो अलग बात है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जो 2 वे स्लैब होता है इसमें डिफ्लेक्शन भी कम आते हैं और बेंडिंग मोमेंट भी कम आते हैं। और क्या है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि रिड्यूस्ड डिफ्लेक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट्स किसके कंपेयर में, 1 वे स्लैब के कंपेयर में, मोमेंट्स एज कंपेयर टू 1 वे स्लैब,
ठीक है, ये छोटी सी पॉइंट था एक टू वे स्लैब के बारे में। और जो टू वे स्लैब है इसमें जो हमारे मूवमेंट्स आते हैं, ये टू वे स्लैब, ठीक। अब इसको अपन डिज़ाइन कैसे करेंगे, इसको अपन ये देखो, ये दोनों डायरेक्शन में अलग अलग डायमेंशन, देखो इस डायरेक्शन में लॉन्गर स्पान, ये शॉर्टर स्पान, तो अपन यूनिट बीम मानेंगे, इंटरकनेक्टेड बीम्स मानते हैं 1-1 मीटर की, ये भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर और यहाँ भी 1 मीटर, ठीक है। इधर भी 1 मीटर की चौड़ाई, इधर भी 1 मीटर की, जैसे अपन ने वन वे स्लैब 1 मीटर यूनिट इसकी यूनिट डेप्थ के लिए किया था ना, वैसे ही यहाँ पर भी अलग अलग कनेक्टेड ऑफ बीम्स मानेंगे भाई। यहाँ इस डायरेक्शन में अलग बीम्स है, इस डायरेक्शन में अलग बीम्स है। और जो मोमेंट्स आएंगे, ये कितना है, Ly है और ये Lx है, ठीक है। और जो मोमेंट्स आएंगे Mx और My, मैक्सिमम मोमेंट एट मिड स्पान इन x डायरेक्शन या शॉर्टर डायमेंशन। x डायरेक्शन कौन सी है हमारी, शॉर्ट, हमेशा मैं बात करूंगा शॉर्टर डायमेंशन की, Lx की, और जो y है वो लॉन्गर डायमेंशन है। तो Mx होता है अल्फा x, अब अल्फा x इंटू WLX का स्क्वायर, अल्फा x इंटू WLX स्क्वायर, और ये आएगा अल्फा y WLX स्क्वायर। अगेन देखो फॉर्मूले में My है, निकाल My रहे हैं, बट यूज क्या कर रहे हैं, Lx यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है मेरा मतलब पढ़ाने का ये था कि मैंने जो टू वे स्लैब में जो मोमेंट्स आते हैं, पहली बात तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड आते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड आते हैं। और जो मोमेंट्स की वैल्यू होती है, अब ये सर बोलोगे सर आप अल्फा एक्स और अल्फा वाई क्या है, ये मोमेंट कोफिशिएंट्स है। अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई आर मोमेंट कोफिशिएंट्स, ये दोनों ही फॉर्मूले में Lx है, ध्यान रखना, यहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, पूछेंगे My और निकाल के आ जाएंगे WLy स्क्वायर, नहीं, दोनों ही Lx स्क्वायर है। और ये हमें कहां से मिलेगा, वही IS 456 से मिलेगा, और कहां मिलेगा, एनेक्सर में मिलेगा। बच्चे ढूंढते रह जाते हैं, पूरा कोड पढ़ लेते हैं, पर ये कहीं नहीं मिलता। एनेक्सर डी में मिलेगा आपको ये हमारा मोमेंट का फॉर्मूला। और अल्फा एक्स और अल्फा वाई मोमेंट कोफिशिएंट्स है, और ये किस फॉर्मूले से आते हैं, ये हमारे क्या नाम था उसका, ग्रेशॉफ रैंकाइन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना कोई नहीं, रैंकाइन फॉर्मूला। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेशॉफ रैंकाइन फॉर्मूले से ये क्या निकलते हैं, हमारे कोफिशिएंट्स निकलते हैं। और ये कोफिशिएंट्स की पूरी टेबल दी हुई है हमारे आईएस कोड, इस एनेक्सर में जाके देखना, एनेक्सर डी में, ठीक है, पूरी की पूरी टेबल दी हुई है। और फिर वही बात है कि सर हमारे काम की क्या चीज़ है, क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन ये आएगा, ये फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक है, ये इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है, कि जो हमारा टू वे स्लैब है, टू वे स्लैब थिनर सेक्शन होता है हमारे वन वे स्लैब के कंपैरिजन में। ओके, बात आई समझ, कुछ डाउट है, डाउट है तो कमेंट करना, ठीक। ये हो गया हमारा टू वे स्लैब कंप्लीट। अब मैं लास्ट में बात करूंगा फ्लैट स्लैब की, ठीक है। फ्लैट स्लैब से भी क्वेश्चन आते हैं, छोड़ के नहीं जाना फ्लैट स्लैब को, क्योंकि हमें एक एक क्वेश्चन लाखों करोड़ों का होता है बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो फ्लैट स्लैब की बात कर रहा हूं मैं, फ्लैट स्लैब्स की, ठीक। तो फ्लैट स्लैब जो होता है डायरेक्टली सपोर्टेड ऑन द कॉलम्स, मैं बता चुका हूं, डायरेक्टली सपोर्टेड ऑन कॉलम्स विदाउट बीम्स, ठीक है, विदाउट बीम्स, यानी ये ऐसा, ये ऊपर स्लैब और नीचे ये कॉलम, ऐसे ये कॉलम इधर हो रहा है, ये आगे इधर स्लैब बन रहा है, ठीक है। अब तुम ये मत बोल देना सर ये टी बीम है, ये टी बीम नहीं है, ठीक है। ये एक कॉलम और उसके ऊपर पूरा ऐसे स्लैब सपोर्टेड है, किसके ऊपर, डायरेक्टली कॉलम के ऊपर, ओके। ये इसको दे दो कॉलम और ये इधर लिख दो हमारा फ्लैट स्लैब। अब बात आती है कि सर इसकी नीड क्यों पड़ी हमें, फ्लैट स्लैब की कहाँ जरूरत पड़ी। फ्लैट स्लैब जो हमारा होता है ना बेटा, फ्लैट स्लैब हमारा रिक्वायर्स द लेसर हेड रूम, रिक्वायर्स द लेसर हेड रूम। तो क्या है, ये इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल है। और कहाँ यूज होता है, अपन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में हमारा ये फ्लैट स्लैब्स यूज करते हैं अपन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। जो जो क्वेश्चन आएंगे मैं उसके हिसाब से ही उतना ही बता के चल रहा हूँ, ओके। फ्लैट स्लैब के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है मैं वही बताऊंगा। अच्छा, अब ये तो नॉर्मल है क्या, विदाउट दी
ये मैंने जो फ्लैट स्लैब यहाँ बनाया ना वो विदाउट ड्रॉप है। अब ये सर ड्रॉप क्या नई चीज़ आई। अब देखो अगला जो डायग्राम बना रहा हूँ ना, इस डायग्राम से एक क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी में, और आधे से ज़्यादा क्या 90% बच्चों को ये नहीं आई थी चीज़। ये यहाँ पर स्लैब है, ये इधर स्लैब, ठीक। ये ड्रॉप इधर बनेगा इसका कैपिटल हेड, और ये ऐसे, ठीक है। ये चीज़, ये इस चीज़ को मैं बोलूँगा ड्रॉप, ये वाला। और यहाँ पर अब मेरा कॉलम बनेगा ऐसे, ठीक। ये इधर ये लाइन इसको ये, और इधर ये यूं, ठीक। इस पोर्शन को मैं बोलूँगा, ये जो मैं देखो कॉलम का हेड बढ़ गया, ठीक है। ये कॉलम का मैंने इधर डायमीटर आके यहाँ बढ़ा दिया है, तो इसको मैं यहाँ नाम दूंगा कैपिटल हेड। ये क्वेश्चन पूछा था कि ये जो कॉलम का एनलार्ज पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल हेड। और ये ड्रॉप तो दिखती बात है, ये हमारा फ्लैट स्लैब है ऊपर। अब एक और क्वेश्चन आता है, जो ये जो इसके डायमीटर है यहाँ पर DE कॉलम की, ये जो एक्सटेंडेड हमारी डायमीटर है, ये मैक्सिमम साइज ऑफ कॉलम कह सकता हूँ, कॉलम हेड, मैक्सिमम साइज ऑफ कॉलम हेड। ये पूछा गया था एक बार, इसका वैल्यू होती है 0.25L, ठीक है, 0.25L। अब L कौन सी हमारी, वही अगर LX है तो LX आ जाएगी, LY है तो यहाँ LY आ जाएगी। तो क्वेश्चन तो सीधा सीधे 0.25L ये आया हुआ था, ठीक है। ये भी IS कोड में गिवन है, 4, 5, 6 में सब कुछ गिवन है। अगर आपने कोड ढंग से पढ़ा है तो ये सब एक एक चीज़ गिवन है, ओके। 0.25L। और मिनिमम इफेक्टिव थिकनेस ये भी पूछा हुआ है, क्या, मिनिमम इफेक्टिव स्लैब थिकनेस, इफेक्टिव स्लैब थिकनेस। ये एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ फ्लैट स्लैब की बात हो रही है यहाँ पर। मिनिमम इफेक्टिव स्लैब थिकनेस होती है 125 mm, ओके। एक ये चीज, ये DE, ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ कॉलम हेड यहाँ पर, ओके। और एक और चीज, हाँ एक और चीज है, लिख लो इधर से फटाफट जल्दी से, लास्ट पॉइंट। एक और चीज है कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ द कॉलम है हमारी, जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप ऑफ ए फ्लैट स्लैब, ठीक है, इज टेकन एज हाफ द विड्थ ऑफ द पैनल, हाफ द विड्थ ऑफ द पैनल, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट्स थे, लास्ट में 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर क्वेश्चन आया तो आ सकता है इसके ऊपर, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं लास्ट। बट हाँ, वो DE 0.25L और वो मिनिमम इफेक्टिव थिकनेस कितनी 125 mm फ्लैट स्लैब के केस में आएगी। ये कैपिटल हेड होता है, ठीक है। ये हमारा कॉलम, ये ड्रॉप, ये यहाँ पर ड्रॉप हुआ था, ठीक। और हाँ एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, सर ये हमने क्यों किया, ये हमारे क्या मजे आ रहे थे हमें, ठीक है, ऐसे ही मजे मजे में मैंने ये ऐसे बढ़ा दिया। नहीं बेटा, पंचिंग शीयर, एक नाम बताया था ना मैंने, पंचिंग शीयर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कॉलम का हेड यहाँ इधर एनलार्ज पोर्शन, इसका कॉलम का पोर्शन अपन जो इसका हेड है वो बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर तो फ्लैट स्लैब चल रहा है। पंचिंग शीयर का किस केस में आया था, जब हमारे कॉन्सेंट्रेटेड लोड सपोर्ट के पास में लगते हैं, याद है ना हमारा शीयर रिइंफोर्समेंट वाले इसमें। तो ये टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पंचिंग शीयर वी प्रोवाइड एनलार्ज हेड ऑफ द कॉलम इन केस ऑफ व्हाट, फ्लैट स्लैब, ओके। ये इंपॉर्टेंट थी ये चीज, ठीक। तो बस आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हमारा डिजाइन ऑफ स्लैब कंप्लीट हो चुका है, हमारा डिजाइन ऑफ फ्लेक्सर मेंबर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने कॉलम पढ़ेंगे। कॉलम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में कॉलम से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। उसके डिजाइन प्रोविजंस में मिलेंगे, उसके कोडल प्रोविजन जो है के हैं, उसके डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन होता है, उसके मिनिमम मैक्सिमम सब पूछता है, ठीक है, कितनी डायमीटर बार लेते हैं वगैरह वगैरह सब देखेंगे अपन, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते रहिए, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट इट। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.